साथी, मैं अवनीश पांडे जी सेंटर में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो पिछला क्लास जो हमारा हुआ था वो लेक्चर 4 था, जिसमें हम लोगों ने राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत को देखा था। आज जो होगा हमारा लेक्चर 5 होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि संविधान का। उस लेक्चर 5 में हम लोग जो है आज देखेंगे प्रमुख संवैधानिक संशोधन, क्योंकि हमारे संविधान में अब तक बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। इसके ऊपर जो है हम लोग अभी चर्चा करेंगे। आपका हेडिंग क्या होगा? तो प्रमुख संवैधानिक संशोधन। ठीक है, प्रमुख संवैधानिक संशोधन। वैसे हमारा संविधान जो है, आपको पहले ही क्लास में मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि हमारा संविधान जो है वह थोड़ा सा लचीला और थोड़ा सा कठोर है, यानी कि नम्य और अनम्य। नम्य मतलब होता है लचीला और अनम्य मतलब होता है कठोर। नम्य और अनम्य दोनों का मिश्रण है हमारा संविधान। और अब तक हमारे संविधान में 133 प्लस संशोधन किए जा चुके हैं, यानी कि 133 बार से ज्यादा संशोधन किया जा चुका है। इसमें से कुछ संशोधन जो इंपॉर्टेंट है, जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उसके ऊपर अभी जो है चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहला संशोधन, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। यह पहला संशोधन जो है हुआ था आपको 1951 ईस्वी में, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में, पहला संशोधन 1951 में हुआ था, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जुड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जुड़ी गई थी और भूमि अधिग्रहण बिल पास किया गया था। ठीक है, प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में हुआ था, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जुड़ी गई और भूमि अधिग्रहण बिल पास किया गया। लेक्चर 3 को आप देखिए, उसमें मैंने इस पर चर्चा किया है। उसके बाद पहला के बाद सीधा ये 7वां संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ था। 7वां संशोधन जो है यह 1956 ईस्वी में हुआ था, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पृथक्करण की बात कही गई थी। भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा जो होगा, यह बात 1956 ईस्वी में जो है 7वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर किया गया था। और सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर पृथक्कृत हुआ था, यानी कि बटा था, वह आंध्र प्रदेश है। सबसे पहला राज्य जिसको भाषा के आधार पर बांटा गया था। उसके बाद आ जाइए 36वां संवैधानिक संशोधन। 36वां संवैधानिक संशोधन जो है यह आपको 1975 ईस्वी में हुआ था, जिसके द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 में हुआ था, जिसके द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसके बाद आ जाइए आप 42वां संवैधानिक संशोधन। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था और 42वें संवैधानिक संशोधन जो है, इसमें इतने अधिक संशोधन हो गए थे, इतने अधिक रूल बना दिए गए थे कि इसको मिनी संविधान यानी कि छोटा संविधान का संज्ञा भी दिया जाता है। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से रूल्स हैं, कैसे कैसे रूल्स बने थे। तो 42वां संवैधानिक संशोधन आपने देखा हुआ कब था? 1976 में। सबसे पहला इस समय क्या किया गया था कि केंद्र सरकार ने क्या किया, संवैधानिक संशोधन जो होता है वो संसद करती है और संसद ने संशोधन किया और संशोधन के दौरान भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शब्द जो है वो जोड़ दिए गए। देखिए, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि जीके पढ़ने का सिंपल सा एक ही तरीका है कि अगर कोई ऐसा टॉपिक जैसे मौलिक कर्तव्य ही है, मौलिक कर्तव्य आज आप फिर से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि 1-2 बार और पढ़ चुके हैं और 1-2 बार और पढ़े हुए हैं, तो उस समय मैंने क्या क्या बताया था। जब भी मौलिक कर्तव्य है तो वो सारी बातें जब आपके दिमाग में मूव करेंगी ना, तब समझ जाइए कि आप जीके आपका कंप्लीट होता जा रहा है। अगर मूव नहीं कर रही है तो फिर जो है मुसीबत है। जैसे मौलिक कर्तव्य, अभी आप देखें कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अब यहाँ से सवाल जो मैंने पीछे आपको बताया है कि मौलिक कर्तव्य जो है किस समिति की देन है, मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए थे, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, किस देश से लिया गया है। ये 4 क्वेश्चंस के आंसर आप पहले ही देख चुके हैं, यानी कि पहले या दूसरे लेक्चर में आपने इसको देखा होगा। आप कंटिन्यू पूरा लेक्चर देखिए, सिलेबस आपका कंप्लीट होता जाएगा। आप बैठ करके लेक्चर को सुनते रहिए और पॉइंट वाइज देखते चले जाइए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पढ़ने वालों के लिए, नहीं पढ़ने वालों के लिए, मनोरंजन करने वालों के लिए हमारा जो चैनल नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से आप मनोरंजन भी कीजिए, क्योंकि मनोरंजन जरूरी है, लेकिन हमारे चैनल से पढ़ भी लीजिए। ठीक है, जहां पे मनोरंजन करते हैं, जिनके साथ से करते हैं, जिनके चैनल से उनके चैनल से खूब कीजिए मनोरंजन, लेकिन पढ़ाई जब करना हो तो निश्चित रूप से हमें याद कीजिए और हमारे साथ जुड़िए आप। तो मौलिक कर्तव्य जो है इसको हमने रूस के संविधान से लिया था और स्वर्ण सिंह समिति की देन जो है वह मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है,
जब संविधान हमारा बना था, यानी कि मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया था, उस समय इसकी संख्या 10 थी और वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ करके 11 हो गई है। 11वां क्या है? तो 51 का ये जो है, यह इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत 51 का ये आर्टिकल जोड़ा गया और इसी में 51 के में 11वां जो है वह आपको बताता है कि माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार बच्चों को शिक्षा मुहैया कराएंगे। ठीक है, यह बात जो 51 का ये बताता है। अब देखिए, आपसे पूछ दिया जाए कि शिक्षा से रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो अभी पिछले लेक्चर में, चौथे लेक्चर में आपने देखा होगा कि 21 का ए, उसके बाद आपने देखा 45 और अभी आप देख लीजिए 51A, यानी कि ये तीनों आर्टिकल जो है यह स्पेशली किससे रिलेटेड है? शिक्षा से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको मौलिक जब 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ तो उस दौरान ये जोड़े गए। इसके अलावा मैंने बोला कि मौलिक 42वां संवैधानिक संशोधन को हम लोग क्या कहते हैं? मिनी संविधान कहते हैं। इसका मतलब और भी बहुत कुछ जोड़े गए। दूसरी बात कि पहली बार, दूसरी बात मैं लिख रहा हूँ 42वां संवैधानिक संशोधन का। दूसरी बात ये कि प्रस्तावना में पहली बार और मात्र एक बार संशोधन किया गया। संशोधन करके क्या क्या जोड़ा गया? समाजवाद, पथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों शब्द जो है आपको जोड़े गए 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा है। तीसरा क्या किया गया कि तीसरा, उस समय क्योंकि भारत में आपको ये चल रहा था, इंदिरा गांधी की सरकार की ओर कर्फ्यू वगैरह लगा हुआ था, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था। तो उस दौरान उन्होंने क्या किया कि लोकसभा और विधानसभा इन दोनों के कार्यकाल को बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया। वर्तमान में ये 5 वर्ष है। मैं बताऊंगा कि कब फिर से 5 वर्ष किया गया। पहले लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा चौथा कंडीशन ये अप्लाई हुआ कि कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। कोरम व्यवस्था, जो कि इसको समाप्त कर दिया गया। कोरम व्यवस्था का मतलब यह है कि लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसका अगर 1/10 सदस्य उपस्थित रहेंगे तभी यह अधिवेशन चलेगा, कानून बनेंगे। अगर 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं रहते हैं तो अधिवेशन नहीं चलेगा, कानून नहीं बनेगा। ठीक है, कोरम व्यवस्था का मतलब ये है। तो कोरम व्यवस्था को उन्होंने खत्म कर दिया। लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दिया गया और प्रस्तावना में समाजवाद, पथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया और इसके साथ ही आपको 42वें संवैधानिक संशोधन में क्या कर दिया गया? मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, ये 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था। अब आ जाइए 42वें के बाद हम लोग देख लेते हैं 44वां संवैधानिक संशोधन। 44वां संवैधानिक संशोधन जो है 1978 में हुआ था। एक्चुअली 1977 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जनता दल की सरकार बनी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। क्योंकि इतना ज्यादा इंदिरा गांधी की सरकार ने तेला बेला कर दिया था कि लोग बड़े नाराज हुए थे और उन्होंने गुस्सा में आकर के खुन्नस में, उनका मकसद कांग्रेस को हराना नहीं था, उनका मकसद इंदिरा गांधी को पद से हटाना था। उनको पद से हटाने के लिए क्या किया गया? जनता दल की सरकार आई और जनता दल की सरकार को उन्होंने जिता दिया। और जनता दल की सरकार जब आई तो उसने 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी में किया और इसने जो जो काम किया गया था 42वें संवैधानिक संशोधन में पहले उसको खत्म किया। जैसे आपने देखिए यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को फिर से क्या कर दिया गया? लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 ही वर्ष है। दूसरा इन्होंने क्या किया कि कोरम व्यवस्था जो था फिर से उसको लागू कर दिया। कोरम व्यवस्था उसको फिर से क्या कर दिया? लागू कर दिया, यानी कि 1/10 सदस्य कम से कम उपस्थित होंगे तभी अधिवेशन चलेगा, इसको इन्होंने लागू कर दिया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो काम हुआ था वह यह कि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके कहां डाल दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो इसमें जो है ये 3 संशोधन इंपॉर्टेंट है जो किए गए। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। फिर से कोरम व्यवस्था को यानी कि 1/10 को फिर से क्या कर दिया गया? बहाल कर दिया गया। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी, जब मौलिक अधिकार था तो ये 19 का F और आर्टिकल 31 में था, हटा करके और कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि 300A में डाल दिया गया।
ठीक है। अगर आपको किसी बुक्स वगैरह में मान लीजिए यहाँ पे 300 ए दिया हुआ है, 300 ए दिया हुआ है, या फिर कहीं पे 300 का क दिया हुआ है, या फिर कहीं पे आपको 300 का रोमन में एक दिया है, तो तीनों का मतलब सेम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। या फिर 300 का आपको अ दे दिया, तो इन चारों का मतलब सेम होता है। क्लियर? ऐसा नहीं सोचना कि सर ने 300 का ए लिखाया था, ऑप्शन में 300 का क दिया है, तो कौन सा सही होगा। क्लियर? तो ध्यान रखना है कि चारों का मतलब यानी कि सबका पहला अक्षर जो होता है सेम वैल्यू बताता है, दूसरा अक्षर सेम वैल्यू बताता है। क्लियर? तो आपको कहां पर दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा करके 300 ए में डाल दिया गया, और अब यह कानूनी अधिकार हो गया। पहले जो था यह मौलिक अधिकार था। क्लियर? चलिए, अब 44वां संवैधानिक संशोधन हो गया, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 52वां संवैधानिक संशोधन। 52वां संवैधानिक संशोधन जो है यह 1985 ईस्वी में हुआ, और 1985 ईस्वी में हुआ। इसी के साथ भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची, देखिए अगर आप पीछे वाले क्लास को नहीं किए हैं तो आगे वाले क्लास में आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए पीछे वाले क्लास को कंटिन्यू कर देते रहिए। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 10वीं अनुसूची जोड़ने के साथ ही दल बदल विरोधी कानून जो है तो पास कर दिया गया। किसके द्वारा? 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1985 में, 1985 हो गया, ठीक है। 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद 61वां संवैधानिक संशोधन, यह 1989 में हुआ था। 1989 में 1989 ईस्वी में 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ, और इसके द्वारा जो मतदान की आयु है वह पहले 21 वर्ष थी, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके और 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद आपका कौन सा संशोधन हुआ था? 73वां संवैधानिक संशोधन। यह हुआ था 1992 ईस्वी में, लेकिन लागू हुआ 1993 ईस्वी में। ठीक है, इस 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और ग्राम पंचायत की व्यवस्था करी गई। ठीक है, ग्राम पंचायत, गांव में ग्राम पंचायत की व्यवस्था जो है सो की गई। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हुआ कब था? 1992 में, लागू हुआ 1993 में। 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ा गया और गांव में ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। 74वां संवैधानिक संशोधन यह 1993 ईस्वी में हुआ और 1993 में ही लागू किया गया, और इसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची जोड़ा गया और शहरों में नगर पालिका की व्यवस्था की गई। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ के गांव में ग्राम पंचायत की और 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरों में नगर पालिका की व्यवस्था की गई। क्लियर? इसके बाद 91वां संवैधानिक संशोधन। यह संशोधन आपको जो है 2003 में हुआ, 2003 में हुआ। और लोकसभा प्लस विधानसभा, लोकसभा प्लस विधानसभा में अधिकतम मंत्रिमंडल में अधिकतम संख्या जो है वह 15% फिक्स कर दी गई। ठीक है, यानी कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या अधिकतम 15%, लोकसभा और विधानसभा के कुल सीटों का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है, ऐसी व्यवस्था की गई। किसके द्वारा? 91वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 2003 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद 92वां संवैधानिक संशोधन हुआ। 92वां संवैधानिक संशोधन हुआ कब? 2003 ईस्वी में। 2003 में ही 92वां संवैधानिक संशोधन हुआ और 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची, उसमें 4 और भाषाओं को जोड़ दिया गया। 18 भाषाएं थी, उसमें 4 और भाषाओं को जोड़ दिया गया 8वीं अनुसूची में। वो भाषाएं कौन थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसी के साथ बिहार की एकमात्र भाषा
बिहार की एकमात्र भाषा को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दे दिया गया, मैथिली भाषा। जैसे आप लोग जब सीतामढ़ी साइड में जाएंगे, बिहार के अंदर सीतामढ़ी या उसके उधर जनकपुर साइड में, दरभंगा समस्तीपुर साइड में जब जयवा सब, तो वहाँ के लोग जो भाषा बोले थे वही भाषा का मैथिली कही थी। हालांकि हम जो बोल रहे जो अभी पूरा रूप से मैथिली भाषा ना है, ये एक्चुअली सीतामढ़ी के आसपास के मैथिली भाषा मतलब कि टोटल मैथिली भाषा। असली मैथिली भाषा अगर बोले वाला बात कर जाए तो असली मैथिली भाषा जो है ये बोला जाएगी क्या ना, दरभंगा समस्तीपुर साइड में। ठीक है, ये मैं आपको बस ट्रेलर दिखाया कि मैथिली भाषा जो है तो बोला कैसे जाता है। ठीक है, तो एकमात्र बिहारी भाषा जिसको हम लोग मैथिली कहते हैं वह आपको जो है तो भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दिया गया। कब? 92वें संवैधानिक संशोधन में 2003 ईस्वी में। इसके बाद आपका आता है 100वां संवैधानिक संशोधन। 100वां संवैधानिक संशोधन एक्चुअली 100वां संवैधानिक संशोधन का जो रिलेशन है वो स्पेशली बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। एक्चुअली हमने क्या किया कि 100वां संवैधानिक संशोधन करके बांग्लादेश के साथ हमने अपनी सीमा को सीधा किया। भारत माने कि बांग्लादेश है, ठीक है, और ये जो है तो आपका भारत है। इस तरह से हमारी सीमाएं मिलती थी, तो हमने क्या कर दिया, इसको हल्का सा सीधा करने का कोशिश किया। इस सीधा करने के क्रम में क्या हुआ कि हमारे यानी कि भारत के 101 गांव बांग्लादेश में चले गए और बांग्लादेश के जो है वो 51 गांव भारत के अंतर्गत आ गए। ठीक है, बांग्लादेश की 51 गांव भारत को मिला और भारत का 101 गांव किसको मिल गया, बांग्लादेश को मिल गया। 101 गांव बांग्लादेश को मिल गया। यही आपका 100वां संवैधानिक संशोधन। इससे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश से कौन सा संशोधन संबंधित है, तो 100वां संवैधानिक संशोधन जो है वह बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, अगला जो है वह है 101वां संवैधानिक संशोधन। यह संवैधानिक संशोधन जो है आपको कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 2015 ईस्वी में, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जोड़ा गया और इसे भारतीय संविधान में जो जीएसटी जोड़ा गया इसको 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारतीय संविधान में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, यानी भारत में लागू कर दिया गया। यानी जीएसटी दिवस जो हम मनाते हैं, कब मनाते हैं, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। लागू कब किया गया, 2017 ईस्वी में। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2021 में जीएसटी का 100वां वर्षगांठ मनाया गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको टाइम पीरियड याद है तो आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हैं। जीएसटी जो है इससे रिलेटेड 2-4-5 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसमें हम थोड़ा सा आपको चर्चा कर देते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी पर मुहर लगाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो जीएसटी को मुहर लगाने वाले यानी जीएसटी को मान्यता देने वाला पहला राज्य जो था वह असम था, उसने जीएसटी को मान्यता दिया। दूसरा प्रश्न कि जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य जो था वो तेलंगाना था। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जीएसटी दुनिया में सबसे पहले किस देश में और कब लागू किया गया था, तो जीएसटी दुनिया में सबसे पहले फ्रांस में कब लागू किया गया था, तो 1954 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, कब लागू किया गया था, 1954 ईस्वी में। चलिए हम 1954 के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। एक्चुअली 1954 यही वह वर्ष है जब भारत में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। भारत में पद्म पुरस्कार यानी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। भारत में वीरता पुरस्कार, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र की शुरुआत हुई थी। और 1954 जो है इसी समय राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत भी भारत में हुई थी। ठीक है, और जीएसटी की शुरुआत कहाँ हो रही है, फ्रांस में हो रही है। चौथा इसका कंडीशन ये था, चौथा जो है वो आपसे पूछ सकता है कि भारत का जीएसटी जो है किस देश के जीएसटी मॉडल पर आधारित है, तो आप बोल दीजिए किसके, कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है भारत का जीएसटी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जीएसटी कितने प्रकार के हैं, वर्तमान में जीएसटी कितने प्रकार के हैं, तो आप बता दीजिए 5 प्रकार के। कौन कौन से, 0%, कौन कौन से, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 5 प्रकार के वर्तमान में जीएसटी जो है सो कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। और छठा आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी के उल्लंघन के लिए कितने वर्षों के कारावास की सजा का प्रावधान है, तो 5 वर्षों के कारावास की सजा का प्रावधान है। ठीक है, ये जीएसटी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो अभी हमने चर्चा किया ये सारे के सारे प्रमुख संवैधानिक संशोधन थे। क्योंकि बहुत सारे संशोधन है, मैंने आपको बताया कि 133 से ज्यादा संशोधन हुए हैं, लेकिन उसमें से सारे के सारे हमारे लिए जरूरी नहीं है। जो जरूरी थे वो मैंने यहाँ पे चर्चा कर दिया। इसी को याद कर जाइएगा तो संशोधन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका नहीं फंसेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद।
फिर हम लोग मिलते हैं। थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, बार बार करना हमको अच्छा नहीं लगता। मैंने कई बार बोला है कि आप जो है निश्चित रूप से जहां कॉमेडी देखना है वहां देखिए, लेकिन पढ़ाई करना है तो मेरे पास जरूर आइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए। और एक और बात, अपने आप को कभी भी आम इंसान मत समझिएगा, हमेशा अपने आप को खास समझिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में आपके जैसा फिंगरप्रिंट वाला कोई आदमी पैदा नहीं हुआ है, आपके जैसा रेटिना वाला कोई आदमी पैदा नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से आप खास इंसान है, यानी कि अपने आप को खास समझिए, क्योंकि जिस दिन अपने आप को आप आम समझने लगेगा, दुनिया उसी दिन आपका आचार डाल देगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।